आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय देखिए फिर एक बार कहीं ना कहीं जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट लेकर है। आज भारत सरकार की ओर से एक अभियान चलाया जा रहा है पूरे देश के अंदर कि एक नागरिकता कानून के अंदर एक नया बदलाव किया गया है, एक नया प्रावधान किया गया है कि अब हर भारत के नागरिक के पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए और जिसके पास रहेगा वो कहीं ना कहीं भारत का नागरिक माना जाएगा। अच्छी बात है, सरकार जो भी फैसले लेती हैं या कार्यक्रम लाती है जहाँ तक हो सके वो देश हित में होता है, जनता के हित में होता है। लेकिन कुछ फैसले ऐसे हो जाते हैं जो देखने में तो जनहित में लगता है या देश हित में लगता है, लेकिन जनता को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। तो सरकार को, प्रशासन को ये बात की तरफ भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं एक समाज सेवक भी हूँ, पत्रकार भी हूँ, जिसे हम चौथे स्तंभ का सिपाही कहते हैं, एक भारत का नागरिक भी हूँ। और हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि प्रशासन की, अपने राज्य की, अपने देश की लिए कुछ करे। अगर वो देश के लिए, समाज के लिए अगर कुछ अच्छा करना चाहता है तो करे। ये हर भारत के नागरिक का कर्तव्य है। वही कर्तव्य का एक पालन करते हुए मैं समझता हूँ कि मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। देखिए, आज हम देख रहे हैं समाचार पत्रों के अनुसार, और एक आम जनता के बीच में हम भी घूमते हैं, काफ़ी लोग, सैकड़ों लोग हमसे भी मिलते हैं, अलग अलग परेशानियाँ सुनाते हैं, जिसके कारण आज हज़ारों की संख्या में जनता परेशान है। और जैसा कहा जा रहा है, जैसा सुना जा रहा है, जैसा जानकारी निकल के आ रही है, तो आज जन्म प्रमाण पत्र को लेकर अगर सबसे ज़्यादा हम समझते हैं कि जो रिपोर्टें आ रही हैं 95 अबाउट यानी 95% के ऊपर मुस्लिम समाज ही परेशान दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरह से CCA, NRC, NPR के जो कानून बने हैं उसके अंतर्गत तो साफ तौर से यही कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है, समाचार पत्रों में आया है कि विदेश में रहने वाले, पाकिस्तान है, ईरान है, अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, यहाँ पर जो पीड़ित हिंदू हमारे भाई हैं, अदर समाज के भाई हैं, ईसाई हैं, जो भी हैं, सिर्फ मुसलमान समाज छोड़कर, तो ऐसे समाज को भारत संरक्षण देगा, उनको जो है तो उनको सुरक्षा प्रदान करेगा। एक कानून के अनुसार, जो कानून बनाए गए हैं उसके अनुसार उनको नागरिकता देने का काम करेगा। तो अब इसमें सीधी सी अब कुछ बचता ही नहीं है कि ये जो कठिनाइयाँ हो रही हैं, ये परेशानियाँ बढ़ रही है, ये कहीं ना कहीं मुसलमानों पे होती हुई दिखाई दे रही हैं। और सोने पे सुहागा ये है कि बांग्लादेश के जो बड़ी संख्या में लोग पकड़े गए अलग अलग राज्यों में, अलग अलग उसमें, तो वो भी कारण बहुत है। वो कारण से भी कहीं ना कहीं देश के मुसलमान को बहुत परेशानी हो रही है, ख़ासकर स्थानिक लोगों को परेशानी हो रही है। इसमें सबसे हैरानकुन बात ये है कि चलिए ठीक है, सरकार के वरिष्ठ अधिकारी अपने कार्यालयों में बैठते हैं, मंत्रालय में बैठते हैं, सचिवालय में बैठते हैं, सेक्रेटरी हॉल में बैठते हैं। समझ में आता है कि भाई उनको शायद समझ में नहीं आता होगा कि महाराष्ट्र में कहाँ पर क्या चल रहा है, कौन से इसमें क्या चल रहा है। लेकिन हर राज्य के अंदर हमारे पुलिस का मुख्यालय होता है, CID CIB का मुख्यालय होता है, बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारी, हमारे कर्तव्यवान अधिकारी काम करते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं, जिला स्तर पर, तालुका स्तर पर, यहाँ तक कि अगर कोई ग्रामीण है, जिसे आमतौर से आम भाषा में खेड़ा पाड़ा कहते हैं, वहाँ भी पुलिस चौकी होती है, वहाँ भी पुलिस पटेल होते हैं, वहाँ भी सरपंच होते हैं। यानी कि वहाँ के जो स्थानिक लोग होते हैं तो उनको भी पता होता है कि हमारे गांव में कितनी संख्या मुसलमानों की है, कौन सा बच्चा हमारे गांव का है या नहीं है, या कौन सा बाहर का व्यक्ति मुसलमान हमारे गांव में रहने को आया है या पेट भरने को आया है, उनको जानकारी रहती है। तो क्या हम ऐसी गोपनीय जानकारी के अनुसार जो है तो उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। अच्छा, जो कार्रवाई हो जा रही है, जो कार्रवाई की जा रही है, जैसा बताया गया कि बांग्लादेश पकड़े गए, तो ठीक है, बांग्लादेशियों को अगर पकड़े जा रहे हैं, उस पर कार्रवाई हो रही है, तो कौन सा भारत का जो रहने वाला मुसलमान समाज है या संगठन है या कोई मुसलमान नेता है या कोई कार्यकर्ता है कि कोई उनके पक्ष में आगे आ रहा है या उनके लिए कोई याचिका लगा रहा है या उनके लिए आवाज़ उठा रहा है कि मानवता के आधार पर उनको छोड़ दिया जाए या उनको भारत में रहने दिया जाए? क्या ऐसा कोई कह रहा है? यहाँ के मुसलमान खुद कह रहे हैं कि भाई विदेश के जो भी लोग हैं, घुसपैठे जिसे कह रहे हैं, जैसे आमतौर से बांग्लादेशी का आरोप लग रहे हैं, तो उनको सरकार अपने तौर से कानून के दायरे में रह के कड़े कानून का इस्तेमाल करते हुए, जो भी कानून होते हैं दो दोषियों के बीच में, उसका पालन करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए, सामने रखते हुए कार्रवाई करे, उनको डिपोर्ट करे, उनको बाहर करे, या उनको जेलों में रखना है, जो भी एक कानून बने हुए उसके अनुसार कार्रवाई करे। लेकिन ये भी कहाँ तक उचित है कि स्थानिक लोग जो भारत के हमारे नागरिक हैं,
जो देश के लिए जीते हैं मरते हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़े और उनको ही पूछे, उनको ऊपर एक आरोप लगे कि भाई तुम बांग्लादेशी हो। ये कहीं ना कहीं एक तौहीन वाली बात है, एक अपमान वाली बात है। जैसा हम देखते हैं कि पिछड़ी जाति समाज के लोगों को अगर कोई ऐसा जात के नाम पर कोई अशब्द अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है तो उस पर एट्रोसिटी का कानून लगता है, बहुत सी बार लगता है। तो क्या ये दुख देने वाली बात नहीं है कि जिनके पूर्वजों ने देश के लिए जिया, देश के लिए मरा, जो देश के लिए आज जी रहे हैं, 15 अगस्त आती है, 26 जनवरी आती है, झंडे को सलामी देते हैं, आज भी देश के ऊपर संकट आ जाए तो मर मिटने का जज्बा रखते हैं। और ऐसे अगर कुछ लोगों को अगर ये आरोप लगा दिया जाए कि तुम बांग्लादेशी हो, तो उनकी मानसिकता पे क्या असर पड़ेगा? तो इसके ऊपर भी सरकार को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। और ये ना सोचे कि भाई चंद लोगों पे आरोप लग रहे हैं, इसके प्रभाव लाखों लोगों पे पड़ रहे हैं, लाखों लोग की मानसिकता पे असर पड़ रहा है कि हम तो भारत के नागरिक हैं, हम तो इसी देश के लिए जीने मरने वाले हैं। ये सब क्या चल रहा है? तो कहीं ना कहीं समाज के प्रति एक दर्द रहता है, एक सहानुभूति रहती है कि जिस प्रकार से अगर हमारे बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में जहाँ भी अगर हिंदू पीड़ित हो रहा है, तो बताइए वहाँ जो हिंदू पीड़ित होने वाला है, जो पीड़ित हो रहे हैं आज की तारीख में, जो भी मतलब अत्याचार के समाचार मिलते हैं, तो सवाल ये है कि जो बरसा बरस से जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में अगर हिंदू रह रहे हैं, तो क्या उनके नातावाइक भारत में हैं? क्या यहाँ के सरकार के बड़े मंत्री के उनके नातावाइक को संबंध है? क्या उनके रिश्तेदार हैं? क्या उनको जानते पहचानते हैं? कि कभी उन्होंने साथ में हाय हेलो बाय किया है? नहीं किया है। एक जाति के आधार पर, एक समाज के आधार पर आपका दिल में एक दर्द छलक रहा है कि हमारे समाज पे अत्याचार हो रहा है। तो ज़रा सोचिए ना, ज़रा कल्पना कीजिए कि यहाँ के अगर काफ़ी सैकड़ों मुसलमानों पे अगर इस तरह के आरोप लगेंगे, तो क्या लाखों करोड़ों मुसलमानों पे उनके मन को ठेस नहीं पहुँचेगी? जिस प्रकार से आपको दर्द छलक रहा है कि हमारे हिंदू भाइयों को वहाँ मतलब अत्याचार हो रहा है और हम यहाँ पर लाना चाहते हैं, उनको संरक्षण प्रदान करना चाहते हैं, अच्छी बात है। कौन सा मुसलमान उसका विरोध कर रहा है? कि कौन सा मुसलमान उसका आलोचना कर रहा है? नहीं कर रहा है। आप कह रहे हैं कि भाई बाहर के मुसलमानों को हम मतलब नई अनुमति नहीं देंगे, मत दीजिए, वो आपका अधिकार है। देश की सलामती का मसला है, पूरे 25 करोड़ मुसलमान देश के साथ खड़े हुए हैं, कानून के साथ खड़े हुए हैं, सब दिख रहा है, जग जाहिर है। लेकिन स्थानिक लोगों के ऊपर इस तरह के आरोप जड़ देना, ये कहाँ तक सही है? चलिए खैर, ये तो चंद बातें थी जो मैंने कहना ज़रूरी समझा। मैं आ जाता हूँ असली मुद्दे की तरफ कि मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ। जैसे मैंने पहले कहा कि हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य बनता है कि सरकार की मदद करे, प्रशासन की मदद करे। तो बस वही संदर्भ में वो देखते हुए वीडियो बना रहा हूँ कि आज हम देख रहे हैं, अगर मैं औरंगाबाद की बात करूँ, स्थानिक तौर पे अगर बात करूँ, तो सैकड़ों लोग परेशान हैं। अलग अलग जोन जो बने होते हैं, महानगर पालिका के 9 जोन हैं, उसमें जाते हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर भटक रहा है, कोई घाटी दवाखाना जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, लाइन लग रही है, घंटों घंटों जो तो खड़े रहना पड़ रहा है, फाइलों को ढेर लग रही है। और हमारे पास ये हाल है कि अधिकारियाँ कम है, ये सच्चाई है। आज अधिकारियों का ये हाल है, अगर हम उसका एनालिसिस करें, उसका तज्जिया करें, उसका विश्लेषण करें, तो ये बात निकल के आती है कि एक अधिकारी जो काम करता है, वरिष्ठ अधिकारी हम कह सकते हैं, तो उसके ऊपर 3 अधिकारी का बोझ है। एक सरकारी कर्मचारी पे 2 या 3 कर्मचारी का बोझ है। अगर हम पुलिस कर्मचारी की बात करें तो एक पुलिस वाला, यानी एक पुलिस हमारा कर्मचारी जो तो कम से कम 3 एडिशनल पुलिस की कमिश्नर मतलब कर्मचारी की जिम्मेदारी निभा रहा है, यानी कि बोझ है। संख्या कम है तो जाहिर सी बात है उनको ओवर टाइम करना पड़ रहा, या कुछ ज़्यादा समय देना पड़ रहा, या बहुत संघर्ष करना पड़ा। तो ये भी सच्चाई है कि हमारे पास ये मसला है और ये सरकार को भी पता है। ये इसमें इसकी टेक्निकल वजूहात भी है, बहुत से नियम है, कायदे हैं, ये है। कहने का मतलब क्या है कि जब सैकड़ों की संख्या में फाइलों के ढेर लगेंगे तो वहाँ बैठने वाले अगर 2-3 कर्मचारी वो क्या काम करेंगे? मान लीजिए अगर वहाँ 10 कर्मचारी की आवश्यकता है, 10 कर्मचारी होना तो ये काम सही टाइम पे निकल सकता है। और ऐसी स्थिति में अगर 2 कर्मचारी काम कर रहे हो तो इसमें कर्मचारी को भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि जब 10 कर्मचारी की आवश्यकता है या 2-3 कर्मचारी काम कर रहे हैं तो फिर कहाँ से समय पे काम होगा? जाहिर सी बात है पब्लिक परेशान होगी, जनता परेशान होगी, प्रशासन बदनाम होगा। हालांकि आप काम कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि कितना लोड है, कितने अधिकारी की ज़रूरत है, कितने कर्मचारी की ज़रूरत है, क्या वो पर्याप्त मात्रा में है, उपलब्ध है, ये देखने वाली बात है। मगर ये नहीं है, ये सच्चाई है और ये जानकारी सरकार के पास भी है। ये जानकारी स्थानीय के प्रशासन के हमारे जवाबदार जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके पास भी है। तो सवाल ये है, ऐसी स्थिति में हम क्या करें कि जनता भी परेशान ना हो
और भारत सरकार का जो लक्ष्य है, यहाँ पर मैं ख़ास तौर से केंद्रित करना चाहूँगा, बल्कि मैं हमारे सरकार से, प्रशासन के जो अधिकारी, वरिष्ठ IAS ऑफिसर अधिकारी है, जिला कलेक्टर साहब है या जो भी संबंधित अधिकारी है, उनको खास तौर से कहूँगा कि ये जो मैं जुमला कुछ 2-3 जुमले कहने जा रहा हूँ, इसको कोट कीजिएगा आप, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। ये देश हित में, समाज हित में और भारत सरकार का जो अभियान है कि हमारे हर भारत के नागरिक के पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो उनका अभियान है, अच्छा अभियान है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये अभियान सफल कैसा हो। अगर सरकार का अभियान है तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि हमारे अभियान के अंदर अगर सरकार की तरफ से अगर हम कुछ मदद दें, कुछ राहत पहुंचाए, कुछ हम ऐसे कदम बढ़ाए कि जिससे जनता को भी मतलब परेशानी ना हो, तो जाहिर सी बात है आपका अभियान सफल होगा। लेकिन इसके अंदर कई अगर जैसा आरोप लग रहे हैं कि कहीं कोई हिंदू मुस्लिम हो जा रहा है, कोई आरोप लग जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर वो कहने के अभियान पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है और कहने के जो संबंधित अधिकारी होते हैं, बड़े वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, उनके ऊपर भी सवाल खड़े हो जाते हैं या उनके ऊपर आरोप लग जाते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। बहरहाल मेरी एक सुझाव है महाराष्ट्र सरकार से, भारत सरकार से और हमारे स्थानिक सरकार से, स्थानिक जो वरिष्ठ अधिकारी उनसे, कि देखिए हर बंदा चाहे महिला हो पुरुष हो वो स्कूल में जाता है, चाहे प्राइवेट हो, सरकार मान्य हो, गवर्नमेंट इकोनॉइज हो या पूरी तरह सरकारी हो, जिला परिषद हो, ग्राम पंचायत हो या जो भी हो, वो स्कूल में जाता है। और हम ये भी देखते हैं कि स्कूल के अंदर एक दवाखाने की एक चिट्ठी होती है या प्रमाण पत्र होता है। पहले ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन निकला है, अभी साल 2 साल में, 2-3 साल में ऑनलाइन हुआ है, लेकिन पहले ऑफलाइन था। एक चिट्ठी थी, कागज़, छोटा मोटा कागज़ आता था वो। और पहले ऐसा भोला भाला ज़माना था कि माँ बाप सोचते थे कि जन्म प्रमाण पत्र हम लेके क्या करेंगे, चलो स्कूल में दे देते, स्कूल के अंदर महफूज भी रहेगा, सुरक्षित भी रहेगा और अपने घर में हो सकता गुम जाए। ये लोगों की पहली भावना हुआ करती थी। तो पहले लोग, और पहले जेरॉक्स का ज़माना भी नहीं था, आज से 30-40 साल पहले लोग सीधे साधे थे। जब भ्रष्टाचार ही नहीं था, पूरे नागरिक से लेकर बड़े तक ज़्यादातर मतलब 99% ईमानदार थे, तो जाहिर सी बात है कोई मन में शंका भी नहीं आती थी, कोई शक भी नहीं होता था कि भाई ये कागज़ अगर इधर उधर हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं आएगा, क्योंकि सब मामला नीचे से ऊपर तक सिस्टम सही था। लेकिन आज क्या चल रहा है सरकार को पता है, प्रशासन को पता है। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले दौर के अंदर लोग स्कूल में दे दिया करते थे, फॉर्म लिए जो तो लिखा लिया करते थे और दे दिया करते थे, और उसके आधार पर फिर वो बच्चे का पहली में एडमिशन हो जाता था। फिर वहाँ से फिर बच्चा 7वीं 8वीं मैट्रिक 12वीं ग्रेजुएशन जो भी उसको आगे पढ़ना है वो इस तरह से आगे बढ़ते थे। और उसी के टीसी के ऊपर आज हम देखते हैं 30-35 साल जो पुराने 50 साल के हैं वो लोग रिटायर हो गए, कोई सरकारी में रिटायर हुए, कोई प्राइवेट में रिटायर हुए। कई लोग हैं आज जो पेंशन पा रहे हैं। पहले ज़माने में क्या था कि अगर उनका रिकॉर्ड चेक करेंगे बारीकी के साथ, जो रिटायर हो गए, जिन मतलब 65 साल 70 साल हो गए, उनके स्कूल में अगर रिकॉर्ड चेक करेंगे तो शायद उनको जन्म प्रमाण पत्र भी मिलेगा। पता चलेगा कि माता पिता ने खाली एक दरख्वास्त दिए थे कि भाई मेरा पिता या मेरी या मेरा बेटा या मेरी बेटी और इसकी उम्र नाम ये है और इसका जन्म तारीख ये है। तो उस टाइम के मास्टर लोग जो भी बेचारे लिख लिया करते थे, ठीक है, हो जाता था साधारण में, मतलब वहाँ भी जन्म प्रमाण पत्र मिलेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि माँ बाप के एक एप्लीकेशन के ऊपर उस ज़माने के जो गुरुजी हुआ करते थे, मुख्याध्यापक हुआ करते थे, वो अपने हिसाब से कानून से कायदे से उसको मेंशन कर लेते थे और अपना रजिस्टर में जो भी उनका जन्म दिनांक आना चाहिए माँ बाप के एप्लीकेशन के अनुसार या उनके कहने के अनुसार वो मेंशन हो जाती थी। और वो हिसाब से जो टीसी निकली, वो हिसाब से नौकरियाँ लगी, कोई पुलिस में गया, कोई मिलिट्री में गया, कोई सरकारी में गया, कोई महानगर पालिका में गया, कहाँ गया, आज पेंशन पा रहे, लेकिन उनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। अब नहीं है मतलब तो ऐसा नहीं कि उन्होंने निकाले, जब था ही नहीं प्रावधान, जब कोई ऐसा सिस्टम था ही नहीं, तो हम कैसे कहें कि जनता मतलब गलत है। जैसे जैसे परिवर्तन आ रहा है, जैसे जैसे प्रशासन को लग रहा है कि नियम आना चाहिए, ये कायदे बनना चाहिए, समय समय के साथ हम देखें कि संविधान की जो बहुत सी बातों में परिवर्तन हुआ, उसके अमेंडमेंट हुआ, लेकिन मतलब बढ़ावा मिला, उसको जो भी कम ज़्यादा करना है करे, जनता के हित को देखते हुए और देश के हित को देखते हुए बहुत से कानून बने और बहुत से कानून फेल भी हुए, मतलब नाकाम भी हुए, उसको रद्द किया गया। जो कहते थे कि अंग्रेज ज़माने के बहुत से कानून रद्द हुए, जैसे हमने आज से 2 साल पहले देखा कि सरकार ने कितने 100 पुराने कानून को रद्द किया कि ये अंग्रेज़ी गुलामी की हमें निशानी की याद दिलाते थे, ऐसा कहा गया था। वो कानून को रद्द करने का कारण ये बताया गया। कहने का मतलब क्या है कि जब वो टीसी बन गई, मतलब वो रिटायर हो गए, अब सवाल ये, अगर उनको आज अगर सवाल करेंगे आपका जन्म प्रमाण पत्र बताओ, तो कहाँ से बताएंगे? नंबर 1 बात,
चलो ये हो गई 50-60 साल पुरानी वाली बात। अब आ जाते हैं 1987-88 वाली पे बात। जो सरकार ने बताया है जानकारी के अनुसार कि भाई इसके बाद जो बच्चे पैदा हुए, चाहे लड़की या लड़का, पूरे भारत में, पूरे महाराष्ट्र में, सभी 4 जगहों पे अब उनको जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य है, लाजिम है। ये नहीं कि आपके पास होना ही है। अब सवाल ये है कि ऐसा नहीं कि 15-20 साल पहले हम बहुत प्रगति कर लिए, आज भी भोला भाला ज़माना है, आज भी ग्रामीण में जाके देखो तो सादा सीधा मामला चलता है। और इसकी गोपनीय जानकारी मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूँ सरकार के पास भी है। अब सीधे साधे का मतलब ये नहीं कि भ्रष्टाचार हो गए, ये लपूट हो गए, ये धोखेबाज हो गए। एक गांव का माहौल रहता, सद्भावना का माहौल रहता, विश्वास से काम होता है। आज भी ऐसा एक परंपरा दिखी जाती है भारत के अंदर कि विश्वास से काम होते हैं, प्रेम से काम होते हैं, प्यार से काम होते हैं, इसके बोलने पे काम हो जाते हैं। आज भी ये परंपरा चलती है। अब इसका मतलब नहीं कि बोलने वाला कुछ गलत कह रहा हो, गलत गवाही दे रहा हो, ये हमारा कल्चर है। बहरहाल नए कानून के हिसाब से कल्चर के अंदर ही बदलाव आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि ठीक है, अब जो बच्चे 1987-88 के बाद आप जैसा कह रहे हैं कि इनके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। अब इनके जब स्कूल में एडमिशन हुआ होगा, प्राइवेट में, सरकारी में, जहाँ भी हुआ होगा, तो जाहिर सी बात है कि उस ज़माने में क्या था कि जो जन्म मतलब जो भी दवाखाने में पैदा हो रहे, चाहे सरकारी हो, प्राइवेट हो, जैसा भी हो, नियम के अनुसार आपने चिट्ठी बोलो या ऑफलाइन प्रमाण पत्र, जन्म पत्र बोलो, स्कूल के रिकॉर्ड में जमा करा दिया। अब स्कूल के रिकॉर्ड में जमा करा दिया, उसके हिसाब से जो है तो आपका नाम दाखिल हो गया, दाखिला हो गया, एडमिशन हो गया। उसके हिसाब से आपका पूरा नाम, आपकी पूरी स्पेलिंग, बाप का नाम, आपका जन्म स्थान, आपकी जो है तो डेट ऑफ बर्थ, ये सारी बातें इसके अंदर मेंशन आ गई। इस तरह से मामला रिकॉर्ड आप कंप्लीट हो गया। अब सवाल ये है कि अब आप कह रहे हैं कि मतलब जन्म प्रमाण पत्र लाओ, और उसमें ख़ास बात ये है कि अब जो 1987-88 के बाद जो निकालने वाले, जैसा मैंने अखबार में पढ़ा, उसमें कहा गया कि भाई आपके माता पिता भी भारतीय होना चाहिए, मतलब उसका भी हमको सबूत देना पड़ेगा। अब ठीक है, नए जो 87-88 की बात है, समझ में आती बात, क्योंकि कहीं ना कहीं जागरूकता आई हुई है। लेकिन अगर माता पिता का जिसकी उम्र 50-60 साल हो रही हो, तो उन्हें जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से लाना? अब अगर हम उसका जायजा ले, अगर हम उसकी मतलब जानकारी कलेक्ट करें, तो आज भी जो है तो 70-80%, बल्कि मैं तो कहूँगा 90%, मैं सर्वे के आधार पे कह रहा हूँ, आज भी पुराने लोगों के पास, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं, ये लोग कई चौथी पास थे, कि 5वीं पास थे, कि 7वीं पास थे, कोई मैट्रिक पास थे, ऐसे पुराने इनके पास स्कूल के टीसियाँ मिल लेंगे आपको, 50 साल पुरानी, 60 साल पुरानी, और इनके रिकॉर्ड भी महफूज है आज। ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड जल गए, गुम गए। हाँ, थोड़े बहुत टूटे फूटे, टुकड़े ताकड़े हो गए होंगे, क्योंकि मैंने भी मेरे पिताजी का, मेरे वालिद साहब का, मैंने मतलब मेरे वालिद साहब की पैदाइश है 1911 की। मेरे पास टीसी है उनकी, वो मुख्य अध्यापक थे, हेडमास्टर थे, बाज़ाब्ता उनको पेंशन मिलती थी। उनके देहांत के बाद मेरे माता जी को पेंशन मिली, और बाज़ाब्ता उसका पेंशन के कागजात भी है। मतलब ये है कि पुराने ज़माने के जो लोग चौथी 5वीं पास थे, पहली पास क्यों नहीं होते, उनकी टीसी का रिकॉर्ड मिलता, टीसी मिल जाती स्कूल में कि भाई फला टीसी में, चाहे उर्दू मीडियम हो, मराठी मीडियम हो, या जो भी मीडियम है, तो क्यों ना फिर वो टीसी को ही जो है तो जन्म प्रमाण पत्र इक्वल टू करार दिया जाए कि भाई जो 1987-88 से पहले के जो पुराने लोग हैं, जिनकी उम्र 35 साल हो रही है, 40 साल हो रही है, 50 साल हो रही है, तो टीसी को ही आप जन्म प्रमाण पत्र का स्वरूप घोषित कर दे कि अगर कोई टीसी लाके देता है तो उसके अंदर स्पेलिंग, उसका जन्म स्थान, उसके माता पिता का नाम, उसकी स्पेलिंग, उसका जो भी है मेंशन, जो भी जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, उसको रूपांतर आप जो है तो जन्म प्रमाण पत्र में ले लो, और नए स्वरूप में, अमेंडमेंट में आप जो भी उचित समझते हैं, ठीक लगता है, वो 2-3 और मेंशन करो, और ऐसे आदमी को भी जन्म प्रमाण पत्र दे दो। हालांकि ये कहा गया कि भाई जो पुराने लोग हैं उनको देने की आवश्यकता नहीं है, ये भी समाचार पत्रों में छपा है। लेकिन जब आपने अभियान चलाया है कि हमारे भारत के हर नागरिक के पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो फिर ऐसा भी अभियान चला दीजिए कि अगर कोई बंदा, कोई व्यक्ति, चाहे किसी धर्म समाज का हो, अगर वो 100 साल का भी हो रहा है और उसके पास अगर मान लीजिए दूसरी पास की टीसी है पुराने ज़माने की, तो उसके आधार पर वो इंफॉर्मेशन को सही मानते हुए जो है तो जिसको जन्म प्रमाण पत्र 100 साल की उम्र में भी दे दिया जाए, ताकि वो उसके परवजनों को, यानी उनके बेटे को काम आ जाए, औलाद को काम आ जाए। इस तरह से भी हम पूरे भारत के अंदर जो है तो हमारे जो भारत के नागरिक हैं उनको सुरक्षा देने में हम कामयाब हो सकते हैं, और घुसपैठिया जो लोग हैं उनको हम पकड़ने में कामयाब हो सकते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने में कामयाब हो सकते हैं, और बहुत कुछ हम कामयाब हो सकते हैं।
ये मेरा एक अच्छे नागरिक के होने के नाते आपसे एक सुझाव है। और हमारे जो नेता है, जो तमाम पॉलिटिकल के जो लोग हैं, और ख़ासकर हमारे पास, ख़ासकर मैं मुसलमानों की अगर बात करूँ तो हमारे पास 4-5 इस्लामी तंजीमें माशाल्लाह, आप अल्लाह आपको नज़र बद से बचाए, आप बहुत अच्छा काम करते हैं। अभी हमने हाल में देखा कि आपने वक्फ बोर्ड बचाने का अभियान पूरे देश में चला रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, बहुत सी बात है। तो मेरा आपसे एक निवेदन है, देखिए हमारे पास लोकतंत्र है, यहाँ पर सर गिने जाते हैं, हज़ारों के लाखों की जब संख्या में देखते हैं तो सर गिने जाते हैं। जैसा जरंगे पाटिल साहब मुंबई में गए, सरकार ने सर देखा और सरकार डगमा आ गई कि भाई अगर हम उनकी बात को नहीं मानेंगे तो पता नहीं बम्बई में क्या हो जाएगा, हालात बिगड़ जाएंगे, जो भी है। अब जो भी है कानून से, कायदे से उन्होंने उसको संभाला। तो आप जो है तो लोकशाही माध्यम से या सरकार को इतना नहीं बोल सकते कि भाई कम से कम जो पुराने ज़माने के जो टीसिया थे तो उनको मनोआयन, उसके अंदर कोई शक शुबा ना करते हुए, क्योंकि पुराना रिकॉर्ड है। और जब ये वो रिकॉर्ड है, अगर कुछ तो रिकॉर्ड ऐसे है कि आज मतलब क्या बोलेंगे, आज की जनता भी शायद पैदा नहीं हुई थी, आज के नेता जो कह रहे हैं, जो कानून बना रहे हैं, नेता बनाने की बात कर रहे हैं, शायद वो भी पैदा नहीं हुए थे। अभी सोचने वाली बात है ना कि जब कोई नेता पैदा नहीं हुआ, बहुत से लोग पैदा नहीं हुए, जनता पैदा नहीं हुई, और उसके ऊपर अगर हम सही गलत करें तो कहाँ तक सही है, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो इसके अंदर कोई जात कोई भेदभाव ना करते हुए और देश की सुरक्षा को देखते हुए और हम ऐसा रिकॉर्ड बनाएं जैसा आज पूरे भारत में, मैं समझता हूं जानकारी के अनुसार 95% अबाउ पूरे भारत के अंदर लगभग लोगों के पास आधार कार्ड है और इलेक्शन कार्ड भी है। ये दो डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो 95% अबाउ लोगों के पास है। तो हमें एक ऐसा रिकॉर्ड मेंशन बनाना चाहिए कि हमारे पास का अगर 100 साल का भी कोई भारत का नागरिक है जिसकी उम्र 100 साल होती है, अगर उसको कहेंगे भैया तेरे पास जन्म प्रमाण पत्र है, तो उन्हें गर्व से बताना चाहिए कि मैं भारतीय हूँ, यह है मेरा जन्म प्रमाण पत्र। और जब वो जिसका जन्म पत्र रहेगा तो जाहिर सी बात है उसकी जो लिंक मिलती है कि भाई उसका बेटा ये, फिर उसकी बेटी ये, तो जाहिर सी बात है हमें जज करने में, समझने में आसानी नहीं है कि हमारे भारत के नागरिक है, तो हम क्यों सताएं। अगर हम जो माँ बाप पुराने हैं, बड़ी उम्र के है, बड़ी आयु के है, अगर हम उनको ही पूछे कि तुम किधर थे और क्या थे, तो ज़रा सोचिए, ज़रा कल्पना कीजिए कि जो माँ बाप परेशान है कि हम कहाँ के थे, किधर पैदा हुए थे, अब उनके पूर्वज मर गए, अब वो बहुत परेशान है कि डॉक्यूमेंट मिलना, कैसे मिलना, क्या मिलना, जैसा कि जब डर का माहौल है, एक अफवाह फैलाई जा रही है। तो जाहिर सी बात है नई पीढ़ी के जो लोग हैं जिसकी उम्र आज 24, 25, 26 साल हो रही है, वो तो मर गए बोले तो वो तो पता नहीं उनके आगे तो ऐसी स्थिति होगी, आगे खाई पीछे खाई। जब उनको ये लग रहा है कि हमारे जिन्होंने हमको पैदा किया, हमारे माता पिता के पास खुद इंफॉर्मेशन नहीं है बोले तो भोला भाला ज़माना था, नहीं पढ़े, माँ भी अनपढ़ रहेगी, बाप भी अनपढ़ रह गए, अब कैसा करते, अब उनके माँ बाप भी मर गए, अब इसको कैसा करते। तो कहने का मतलब कि ऐसी स्थिति में हमारे पास पुलिस का विभाग है, CID विभाग है, SB विभाग है ना हमारे पास विभाग, कि भाई इसकी हम इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। और हम अधिकतर देखते हैं, अब नया 8-10 साल से कल्चर चल पड़ा है कि भाई मुसलमानों की आबादी अलग, इसकी आबादी अलग, लेकिन अगर 30-35 साल पीछे चले जाते तो हिंदू मुसलमान मिलकर रहते थे। तो एक जो गांव के अंदर, शहर के अंदर हिंदू मुसलमान मिलकर रहते थे कि हिंदू भाई भी गवाही देंगे कि हाँ इसका नाम अब्दुल है, इसका नाम फारूक पटेल है, इसका नाम ये है, और ये हमारे साथ का खिला हुआ है, हमारे साथ का पढ़ा हुआ है, और ये उसका बच्चा है। ये आम सुनने को मिलता है। तो हमारे पास रिपोर्टें भी आ जाती है, हमारे पास विभाग के अधिकारी सक्षम है। जब हम एक कोई कानून की, हम कोई केस की, कोई मर्डर की या कोई ऐसा उसकी अगर जांच करते हैं, अगर उस समय अगर ऐसा मालूम होता है कि भाई मरने वाले को जहर दिया गया था और उसको गाड़ दिया गया, दिशा भूल की गई, तो कानून के नाम पे कब्र को खोदा जाता है, लाश को निकाला जाता है, उसका DNA टेस्ट किया जाता है, बाद में सम्मान से जो भी इसका कार्यक्रम वापस से उसको लगा दिया जाता है। यानी कि हम एक सबूत जुटाने के लिए और तय तक पहुंचने के लिए एक कानून का सहारा लेकर, कानून के जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए कब्र खुद डालते हैं। तो फिर ये जिंदे लोग जो चल फिर रहे हैं, तो इनके बारे में एक गोपनीय जानकारी निकालना कौन सी बड़ी बात है। कहने का अर्थ ये है कि जो हमारे भारतीय नागरिक हैं तो इनको सम्मान दिया जाए, इनको सम्मान की निगाह से देखा जाए। जैसा अफवाहें फैल रही है, बहुत कुछ कह रहे हैं, आरोप लग जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, इससे जिन पे आरोप लग रहे हैं, जो चंद लोग जो संख्या में हैं, 100, 200, 500 जैसा बताया जा रहा है, ये लोग तो परेशान हो रहे हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, एक आदमी है, अगर थोड़ी देर के वास्ते मान लो कि मैं हूँ,
तो मेरे कुटुंब के अंदर अगर दूर से नज़दीक से कुछ ससुराल से कुछ मायके से कुछ इधर से अगर मिला लिया जाए तो 1000-1500 की संख्या होती है। अब मेरे पे अगर आरोप लगे, मेरे को अगर आए तो जाहिर सी बात है मेरे जो नाता वाहिक दूर के नज़दीक के है 1000-1200 लोग, जाहिर सी बात है वो भी टेंशन में। यार ये कैसा हो सकता है? ये तो हमारे समाज का बच्चा है, ये तो हमारे कबीले का बच्चा है, ये तो हमारे ख़ानदान का बच्चा है। तो मेरे जो फ्रेंड सर्कल है जहाँ मैं पैदा हुआ खेला वो भी संख्या 1000-2000 हो जाती है, तो वो भी परेशान होते हैं। यार ये बंदा तो हमारे सामने खेला हुआ है, तो ऐसे कैसा हो रहा है? कहने का मतलब क्या है कि ये ठीक संकेत नहीं है। ये ऐसा नहीं कि भाई हमारा प्रशासन की बहुत बड़ी जीत हो रही है, बल्कि यकीनी तौर से एक भी घुसपैठिया भारत में नहीं होना चाहिए। कोई मुसलमान, कोई समाज, कोई पार्टी इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए कि स्थानिक लोगों के साथ हमें एक गौरवशाली, एक सहानुभूति वाला रवैया भी रखना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई 60 साल का व्यक्ति आता है और वो कहता है कि भाई मैं तो पेट भरने इधर आया था और मेरे पूर्वज उधर है, जैसे जो भी है। अब पहले 100 साल का ज़माना तो नहीं रहा है कि टेलीफोन की घंटियाँ नहीं बज रही, वो तार जा रहा, वो बारिश आ जा रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल तो ऑनलाइन ज़माना है। अगर कोई कहता है उदाहरण के तौर पर कि मैं कश्मीर में रहता था और मैं 20 साल पहले यहाँ पर आया, उदाहरण तौर पर, तो आज तो हमारे पास इंटेलिजेंस है। 10 मिनट के अंदर उसकी फ़ोटो ये वो उसका DNA टेस्ट करके हम हर चीज़ भेज सकते हैं और 24 घंटे के अंदर उसका बायोडाटा मिल जाता है। जब हमारे पास इतनी यंत्रणा है, जितना हमारा नेटवर्क इतना विशाल है, इतना शक्तिशाली है, तो फिर हमें उस सिता से काम करना चाहिए। और कुछ रिपोर्टें, कुछ जानकारी हमें ऐसा काम करना चाहिए कि पता भी नहीं चले, लेकिन जांच तो हो रही है, लेकिन जब जांच पॉजिटिव आती है तो सम्मान के साथ उनका काम कर देना चाहिए। ये एक मेरा सुझाव है। और दूसरा ये है कि जैसा मैंने पहले कहा कि स्कूल के अंदर दाखिला होता था, तो पूरे भारत के अंदर अब ये सेकंड स्टेप है। मैं चाहूँगा कि हमारे IAS अधिकारी जो है, वरिष्ठ अधिकारी हमारे, और सरकार, प्रशासन और नेता इसको अंडरलाइन कीजिए, इसको कोट कीजिएगा आप। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, देश हित की जानकारी है। जितने भी भारत में स्कूल हैं, जितने भी हैं, उनके रिकॉर्ड है, जिंदा है। हम देखते हैं स्कूलों के अंदर लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, पुतले बंधे हुए रहते। मालूम पड़ता है कि लाल का मतलब ये कि 100 साल पुराना, पीले का मतलब ये कि 50 साल पुराना, और सफ़ेद का मतलब ये 20 साल पुराना। उदाहरण ऐसा उसका मीनिंग भी निकलते हैं, उस पर साल भी लिखे जाते हैं कि ये गट्ठे के अंदर कौन से साल का रिकॉर्ड मौजूद है। तो हर स्कूल को जो है तो जन्म प्रमाण पत्र का सेंटर बना दिया जाए, और कुछ ऐसा सिस्टम, कुछ ऐसा नेटवर्क तैयार किया जाए, ऑनलाइन सिस्टम। वैसे तो स्कूल आजकल जिला परिषद से, गवर्नमेंट से जुड़े हुए रहते, ऑनलाइन कितने विद्यार्थी है, उनके आधार कार्ड नंबर क्या है, सब जुड़े हुए रहते। तो उसके अंदर कुछ ऐसा मेंशन किया जाए कि वो इंफॉर्मेशन सरकार तक जाए और स्कूल के लोग बड़े इत्मीनान के साथ, शांति के साथ जो है तो उनकी जाँच करें। जाँच बोले तो क्या है कि भाई ये बच्चा हमारे स्कूल में एडमिशन में आया था, ये जन्म प्रमाण पत्र है, ये बच्चा 8वीं पास है, 7वीं पास है, मैट्रिक फेल है, जो भी है, पक्की रिपोर्ट है, स्कूल का स्टम्प सही सिक्का आ रहा है कि हाँ हमारे पास पक्का रिपोर्ट है, बिल्कुल रहे, रिपोर्ट उधर पॉजिटिव जाना चाहिए। और वही सिग्नल जो है तो महानगर पालिका को जाना चाहिए कि भाई ये बच्चे को प्रमाण पत्र दे दिया जाए। आदेश वरुण, खत्म होगी बात। और वो ऐप स्कूल के कनेक्शन से कनेक्ट रहना, वहीं से जो है तो डिटेल साइन वाला जो आता है, सही दस्तखत वाला प्रमाण पत्र, वो स्कूल से मिले, हो गया काम। अब जब स्कूल को सेंटर बना दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है, और जिसका एडमिशन जहाँ पहली में हुआ, इसके अंदर कुछ ऐसा प्रावधान भी करें कि हम ये देखते हैं कि बहुत से स्कूल जो पहली में रहते हैं वो आज भी इमारतें खंडर है, वहाँ सहूलत नहीं है, कहीं पानी की सहूलत नहीं है, कहीं टॉयलेट की सहूलत नहीं है, कहीं स्कूल की इमारत पुरानी हो गई है। तो जहाँ पहली में हुआ, अगर वो स्कूल अच्छा ठीक ठाक है, इमारत ऊँची पूरी है, सारी बातें, तो उसको सेंटर बना दिया जाए। या ऐसा होता है कि चौथी पास के बाद बच्चा कहीं और स्कूल में जाता है, वो बड़ा स्कूल कहलाता है, वहाँ पर बिल्डिंग रहती है, सारी सुविधा रहती है, या तो उसको सेंटर बना दिया जाए। या फिर जब मैट्रिक जहाँ से पास निकाला वो बड़ा स्कूल रहता माना जाता है, या कॉलेज, या उसको सेंटर बना दिया जाए। ऐसा कोई नियोजन कीजिए आप कि स्कूल के और कॉलेज के मारिफत में जन्म प्रमाण पत्र हर व्यक्ति को मिले। अगर उसकी उम्र 70 साल भी हो रही है, अगर वो ये बता रहा है कि भाई मैं ये स्कूल में पढ़ता था, ये स्कूल का नाम ये है, मेरे पास ये TC है और 70 साल पुरानी TC है। अब जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति अगर 70 साल पुरानी TC कोई स्कूल में जा रहा तो वहाँ का तो पूरा स्टाफ नवा दिखता उसको। वहाँ के मुख्य अध्यापक भी मर गए, मतलब अल्लाह को प्यारे हो गए, ऊपर चले गए, जो है तो जितने भी टीचर थे वो भी चले गए, यहाँ तक कि बहुत से जो साथ में पढ़ते थे आधे ज़्यादा वो भी निकल गए। अब जवान भी मरता, बूढ़े मरता ना भाई।
अब जाहिर सी बात टीसी लेके जा रहा तो वो स्टाफ को ना हुआ, लेकिन वो स्टाफ को ये तो मालूम है ना कि हमारे रिकॉर्ड के अंदर एक 70 साल पुराना हमारे पास गट्ठा बंधा हुआ है और ये हमारे रिकॉर्ड के अंदर टीसी है। तो जो जितना साल पुराना है, यानी कि मान लीजिएगा अगर 40 साल 50 साल पुराना रिकॉर्ड है, तो सरकार को ऐसा नियम बनाए, ऐसा जीआर पास करे कि जैसा आपने कहा एक कायदा पास हुआ कि 1987-88 के बाद जो तो अनिवार्य है, तो ऐसा कानूनी बात कर दीजिए ना 1987-88 से पहले जिनकी आयु समझो 45-40 साल हो रही है, तो वहाँ से लेके तो समझो 100 साल पुराना रिकॉर्ड, अगर उनको टीसी है तो टीसी के आधार पर ही संबंधित विभाग के अधिकारी कह सकते हैं, जिला परिषद कह सकते हैं, ग्राम पंचायत कह सकते हैं, जो भी जहाँ का सर्कल है, जहाँ पर जिस तरह से काम होता है, उनको ऐसा कड़क आदेश दिया जाए कि उसके आधार पर तत्काल में इनके 2-3 कागज़ लेकर उनको जन्म प्रमाण पत्र दे दिया जाए और साथ में 100 का बोर्ड भी ले लिया जाए कि मैं जानकारी दे रहा हूँ, ये जो भी ऐसा एक फॉर्मेट तैयार कीजिए और लेकिन तत्काल में दे दिया जाए, ताकि हमारे भारत की आबादी कितनी है, हमारे भारत का डाटा कितना है, हमारे सच में भारतीय कितने हैं, हमें डाटा जमा करने में आसानी हो जाएंगी। और जाहिर सी बात है कि फिर जो घुसपैठिया जैसा हम कह रहे हैं, तो इस केस में जो है तो घुसपैठिया अगर कोई पाए जाते हैं, सरकार उस पर कड़े फैसले ले, इतने कड़े फैसले ले कि जो घुसपैठिया जो आने वाले घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं कि उनको इबरतनाक सज़ा मिले, कि हम घुसपैठ तो चल रहे हैं लेकिन हमें इबरतनाक और क्या कड़े कर सकते हैं कि उनको सजाए मौत दे सकते हैं। सरकार फैसला करे ताकि हमारे देश की तरफ को आग उठा के ना देखे, लेकिन जो भारत के नागरिक है वो परेशानी से क्यों जूझे। ठीक है, आप अभियान चला दीजिए, जनता आपके साथ में है और खासकर देश का 25 करोड़ मुसलमान भी आपके साथ में है और कई बार साथ में खड़ा हुआ दिखाई दिया, होना भी चाहिए, गौरव की बात है, सम्मान की बात है। तो सवाल ये है इस तरह से आप कानून बनाएं और जो नई पीढ़ी के जो बच्चे 1987-88 के बाद कि भाई इनको जन्म प्रमाण होना जरूरी है। जैसे मैंने पहले कहा कि वो 87-88 अगर देखा जाए तो उनकी उम्र वही 25 साल 30 साल के आसपास होती है, मतलब किन्हें 12वीं पढ़ लिया, किन्हें 10वीं पढ़ के छोड़ दिया, किन्हें ग्रेजुएशन कर लिया, जो भी है। तो जहाँ पर उसका एडमिशन हुआ आज के तारीख के अंदर, वहाँ के स्कूल को सेंटर बना दिया जाए, वहाँ पर 1-2 सरकारी कर्मचारी ऐसे नियुक्त किया जाए जो हफ्ते में एक बार वहाँ का सेंटर का दौरा करे, कागज़ पत्र की जांच करे और स्कूल के मारिफत में ही जो है तो उस पढ़ने वाला बच्ची या बच्चे को जन्म प्रमाण पत्र दे दिया जाए। अगर हम ऐसा पूरे भारत में चलाने में कामयाब होते हैं तो उसमें होगा क्या कि हमारे पास जो जिला परिषद में, महानगर पालिका में जो कर्मचारी है या मेडिकल ऑफिसर है, घाटी दवाखाने, बड़े सरकारी दवाखाने, वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी नहीं है, बहुत कम जगहों पे होंगे लेकिन बड़ी मात्रा में नहीं है, तो वो परेशानी जूझ रहे हैं और वो मतलब कि प्रेशर आ रहा है, प्रेशर में कुछ गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्यों ना हम इस तरह से फैसला ले लें। तो इसमें होगा क्या कि जब बड़ी संख्या में काम मतलब हो जाएगा, फैल जाएगा, तो परेशानी से बच जाएंगे। और जब स्कूल की टीसी के आधार पर आप सरकारी नौकरी दे रहे, उस पर रिटायर भी हो जा रहा, वो पासपोर्ट भी बन जा रहा, वो बाहर अगर मुसलमान है तो हज कर कोई आ जा रहा, या हमारा अदर समाज का भाई है तो वो नौकरी करने दुबई चल जा रहा, अमेरिका चल जा रहा, डॉक्टरी पढ़ने चल जा रहा, वहाँ डॉक्टरी की नौकरी कर रहा, मतलब वही टीसी पे पासपोर्ट बन रहा, वही टीसी पे आप बाहर जा रहे, तो फिर उसको वही टीसी को इक्वल टू जन्म प्रमाण पत्र देने में हमको क्या दिक्कत है। सरकार को इसके ऊपर वरिष्ठ अधिकारियों की, क्योंकि मामला देश से जुड़ा हुआ है, देश हित में जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर बहुत सहानुभूति के साथ फैसला ले कि जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम जो है तो उसको जो है तो मतलब क्या बोलेंगे नौकरी दे रहे हैं, सरकारी नौकरी दे रहे हैं, उसको बहुत सी सरकारी योजनाएं दे रहे हैं, और वही जब स्कूल में बच्चा जाता है तो जाहिर सी बात है कि ऐसा तो नहीं है कि आज 10-20 साल में ये रिवाज निकला कि तुम कहाँ पैदा हुए, तुम्हारा क्या है, ऐसा नहीं, तो पुराना है। अगर 50, 60, 70 साल की टीसी पे निकाल के देखेंगे आप तो उसके अंदर भी लिखा हुआ है जन्म स्थान कहाँ पर है, तुम्हारा पैदाइश कहाँ पर है, तुम कहाँ पर पढ़े, पिछले स्कूल में कहाँ के थे, तुम्हारे बाप का पूरा नाम क्या है, गाँव का पूरा नाम क्या है, ज़िले का नाम क्या है, ज़ात यानी पोट ज़ात, इसका भी उल्लेख है। जब इतना इंफॉर्मेशन है तो फिर आपको स्वीकारने में क्या तकलीफ है। इसके ऊपर आप अगर फैसला ले ले एक सहानुभूति के साथ तो हजारों लाखों लोगों की समस्या ऑटोमेटिक हल हो जाएगी। क्योंकि उसमें हो रहा क्या कि बहुत से लोग मतलब बेचारे भोले भाले रहते, एजेंट को पैसे दे रहे। अब एजेंट क्या कर रहा है, कुछ तो भी 2 पैसे कमाने के वास्ते उसको लग रहा है कि 2000 का काम है, मेरे को सामने वाला 5000 दे रहा। अब उसको लग रहा है कि चलो बच्चे की परेशानी ना हो, हालांकि वो भी कुछ गलत डुप्लीकेट नहीं बना रहा, लेकिन जो उसको पता भी नहीं चला कि एजेंट कौन सा कागज़ जोड़ के दे रहा। बाद में पता चला कि भाई तुमने कागज़ दिए थे, क्योंकि हमने भी एक ज़माने के अंदर जो है तो
मतलब एक ज़माने में जैसे बनते थे छोटे मोटे रहवासी ये वो, हमने काफ़ी लोगों को करीब से देखा है, जिसको हम एजेंट कहते हैं या दलाल कहते हैं, हमने आंखों से देखा है कि वो कैसे कैसे काम करते थे। आज से 15-20 साल पुरानी बात है, जोड़ दिए हो गया, चलो ठीक है, कोई मसला नहीं, मतलब पुरानी बातें हैं, सब खत्म हो गया, जो भी हुआ गरीबों ने फ़ायदा लिए, जो भी लिए, सरकार को दुआ दिए, वो अलग चीज़ होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि इससे भी क्या हो जा रहा कि सरकार को मिसगाइड हो जा रहा कि हमारे पास 100 जन्म प्रमाण पत्र है, इसके अंदर तो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब बेचारे ने, दलाल ने बोलो, एजेंट ने बोलो, चुपचाप पैसे लेने के वास्ते बोलो कि देखो मैंने आपकी उसी ले लिया, मैंने दाखिल कर दिया, साहब से बात कर लिया। अब उसको क्या मालूम उसमें क्या लिखा हुआ है। इसकी भी बहुत निष्पक्ष जांच होने की ज़रूरत है कि कौन ये काम कर रहा है, कौन जनता को सता रहा है, या कौन प्रशासन को नुकसान पहुंचाने का जरिया बन रहा है। इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए और बदले में आम जनता को राहत मिलना चाहिए। तो तमाम भारत के स्कूलों को, चाहे प्राइवेट हो, स्कूल हो, सरकारी हो, जहां पर बच्चे का पहले में एडमिशन हुआ, आमतौर से जो हमारा अनुभव है और सरकार के पास भी इसकी फुल इंफॉर्मेशन है, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आमतौर से लोग तीन बार स्कूल पढ़ते हैं। हम देखते हैं ग्रामीण के अंदर, जिसको हम खेड़ा पाड़ा कहते हैं, तालुका स्तर पर, कि 4वीं तक स्कूल होता है, ये 7वीं तक होता है। अब बच्चा पढ़ने के वास्ते फिर थोड़ा शहर में जाता है, शहर 7वीं से नहीं कि 8वीं में आप शहर में जा रहे हैं। ये मान लीजिए कि गंगापुर का बच्चा औरंगाबाद में आ रहा है, अब औरंगाबाद में मैट्रिक पास हो जा रहा हो थोड़ी देर के वास्ते, मान लो पहले की तुलना, अब तो खैर मैट्रिक 12वीं वहाँ भी होगी ताल्लुके के अंदर, लेकिन पहले की बात कर रहा हूँ, वो सिटी में आ गए। अब मालूम पड़ा कि भाई यहाँ पर हमको 12वीं पढ़ना है, आपको बच्चा पढ़ने की ख्वाहिशमंद रहता, फिर वो 11वीं-12वीं यहाँ पढ़ता, तो मतलब वो मैट्रिक एक स्कूल में पढ़ा, पहले 7वीं तक स्कूल में पढ़ा, फिर 7वीं के बाद जो तो हाई स्कूल में पढ़ा, फिर वहाँ से लेकर वो कोई और कॉलेज में गया, यानी कितने हो गए 3 टप्पे, यानी प्राइमरी 7वीं 8वीं, फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेज। तो कहे ऐसा क्यों ना फिर वो उसकी स्टडी करके कि भाई कौन से कॉलेज में कैसा सिस्टम है, क्या है, बड़ी मात्रा में स्टाफ है, कंप्यूटर है, आज के हिसाब से सब सहूलत है, तो उसको सेंटर बना दिया जाए। कि आपके उदाहरण के तौर पर मैं हूँ, मैंने 12वीं पास किया, ठीक है, मैंने कोई कॉलेज से 12वीं पास किया, लेकिन उससे पहले मैंने कोई 2 स्कूल में पढ़ा, तो वो स्कूल वालों को बोला जाए कि भाई जो स्कूल का रिकॉर्ड पे आधार पे आपका एडमिशन हुआ, तो आप स्कूल लेवल के ऊपर, कॉलेज लेवल के ऊपर ऑनलाइन के हिसाब से या जो भी ऐसा सिस्टम बनाया जाए, वो स्कूल से आप गोपनीय जैसे जानकारी मंगाओ कि आपके रिकॉर्ड सही है क्या, डेट ऑफ बर्थ सही है क्या, नाम सही है क्या, वो अहवाल आती जो है तो कॉलेज को सेंटर बना के कॉलेज से जन्म प्रमाण पत्र दे दिए जाए, बात खत्म। तो इसमें क्या होगा कि बड़ी संख्या में सरकार का बोझा कम होगा, सरकार का टेंशन कम होगा, जनता को राहत मिलेंगी, प्रशासन बदनाम नहीं होगा, सरकार भी बदनाम नहीं होगी। और जो गलतफहमी बढ़ रही है कुछ गलतियों की वजह से या मिसगाइड की वजह से, जो अफवाह फैल रही है, जनता में डर का, दहशत का माहौल है, वो डर का माहौल भी दूर हो जाएगा और ये आज करने की जरूरत है। और ये थी दूसरी बात। अब तीसरी बहुत महत्वपूर्ण मैं जानकारी देने जा रहा हूँ, एक सुझाव देना चाह रहा हूँ। हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, प्रशासन है, इसको भी आप अंडरलाइन कीजिएगा, इसको भी कोट कीजिएगा, ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। हम देखते हैं कि कोई नाम में गलती हो जाती है तो उसको कहा जाता है कि आप गजट कॉपी बनाओ, जो भी आपको नाम चेंज है तो उस पर गजट कॉपी में क्या होता है आमतौर से कि ओल्ड नेम न्यू नेम। पहले तो खैर कुछ 200-500 बन जाता था, आप सुनने में आता है कि भाई कोई कहता है कि 1600 बन रहा है, 2000 बन रहा है, 3000, जो भी है, सरकारी फीस है, जो भी है। तो ओल्ड नेम न्यू नेम, यानी टीसी में कुछ जो भी करेक्शन है और वो इसमें आ रहा है, उस पेपर में दिया जा रहा है, यानी कितने भांगड़, एक गजट कॉपी भी रखो, वो टीसी भी रखो, फिर ये तमाशा, फिर वो तमाशा, फिर कोई जा रहे हैं तो सरकारी वो अधिकारी परेशान हो जा रहा कि भाई टीसी में कुछ नाम अलग दिख रहा, फिर उन्हें बड़ा नहीं मेरे पास गजट कॉपी है, तो वो भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो जा रहा। तो क्यों ना हम ऐसा करें, क्यों ना हम ऐसा करें कि टीसी के अंदर हम ऐसा प्रावधान ला लें कि जैसा मैं हूँ, उदाहरण के तौर पर मेरा नाम है रियाज अंसारी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि साहब मेरा नाम, पूरा नाम मोहम्मद रियाज अंसारी है, या मेरी स्पेलिंग के अंदर यहाँ पर ए है और एक जगह आई आया हुआ है, मेरे आधार कार्ड में आई है, ऐसा कोई लिखता है रियाज RIAYZ, कोई लिखता है RAYZ। अब ए और आई का डिफरेंस है, तो क्यों ना फिर उसके अंदर ऐसा मेंशन किया जाए कि पहले स्थान पे जो है तो वो नाम लिखा जाए जो सही है, और सेकंड स्टेप पे जो वो नाम लिखा जाए कि जिसको नाम दुरुस्ती किया गया है, और उसके अंदर 2 लाइन लिख दो कि अर्जदार के अर्ज पर करने पर ये नाम दुरुस्ती केलेले आहे आदेशावरून, ऐसा उसमें कोई मेंशन कर दो, उसके अंदर जन्म प्रमाण पत्र में मेंशन कर दो। अगर कोई विद्यार्थी का नाम किसी वजह से, और उदाहरण के तौर पे मान लो कि भाई स्कूल है, कॉलेज है, उनके हाथ से गलती हुई, तो आप क्या करेंगे,
एक आदमी से गलती होती था, बोलते बॉन्ड लाओ, कोर्ट में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, लेकिन कोई प्रशासन के अधिकारी से गलती हो रही तो उसको क्या करेंगे आप, उसको क्या सजा देंगे आप? तो इसका सोल्यूशन ये है, क्योंकि इंसान है ना, अधिकारी भी इंसान है, आम जनता भी इंसान है, गलती होती है। और गलती होना कोई बहुत बड़ा गुनाह पाप नहीं है, गलती हो जाती है। चुक बोलते हैं मराठी में, चुकी झाले ले आए, हो जाती है चुक, कोई इसकी बहुत उसकी बात नहीं है। तो उसकी वो जन्म प्रमाण पत्र के अंदर ऐसा भी मेंशन किया जाए, एक गैजेट का स्वरूप उसको भी दे दिया जाए, सेकंड नेम, ओल्ड नेम और ये नेम, और उसके अंदर आखिरी में 2 लाइन लिखना कि पहले क्रमांकवर, मतलब पहले नंबर पे स्थान पे जो नाम स्पेलिंग लिखा गया है उसको ही सही माना जाए। आदेश वरुण, हो गया काम। तो उसमें क्या होगा कि जो ओल्ड नेम और न्यू नेम अगर कोई डॉक्यूमेंट में आ रहा है तो अधिकारी को वहीं के वहीं समझने में आसानी हो जाएंगी, फिर वो अलग से कागज जमा करो, अलग से बताओ, टेंशन दे रहेगा। और जन्म प्रमाण पत्र के अंदर वो मेंशन हो जाएगा तो वो डाटा भी गवर्नमेंट के पास उपलब्ध रहेगा कि इन्होंने कहा ओल्ड नेम चेंज हुआ तो इसके अंदर क्या चेंज करें। अब भाई आई और ए का फ़र्क है, ये कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है, बहुत बड़ी गलती नहीं है। लेकिन अगर कोई कह रहा है जैसा मेरा नाम रियाद अंसारी है और मैं कह रहा हूँ कि मेरा नाम सैयद अहमद है, अब ये तो सोचने वाली बात है, अब ये तो सोचने वाली बात है। तो इसके अंदर कोई ऐसा प्रावधान करे कि इसके अंदर, क्योंकि मामला नागरिकता से जुड़ा हुआ है, हमारी भारत से सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और कहने की जनता से भी जुड़ा हुआ है, तो क्यों ना जनता के हित को भी देखते हुए, देश की सुरक्षा को भी देखते हुए, और सरकार का जो अभियान है, एक लक्ष्य है, बहुत प्यारा है। क्या मंजर दिखेगा कि पूरे 100 करोड़ भारतीयों के पास आधार कार्ड भी है, इलेक्शन कार्ड भी है और जन्म प्रमाण पत्र भी है। हम पूरी दुनिया के अंदर एक रिकॉर्ड बना सकते हैं, एक मतलब गिनीज बुक में हम दर्ज करा सकते हैं कि भारत पूरे देश दुनिया में एक ऐसा देश है कि जहां पर हर व्यक्ति के पास जन्म प्रमाण पत्र है। अगर जिसकी उम्र 100 साल भी हो रही है, 100 साल भी हो रही है, उसके पास भी जन्म प्रमाण पत्र है। तो हम ऐसा कायदा कुछ व्यवस्था करें। आखिरी में तमाम हमारे पॉलिटिकल हजरात जो नेता है, खासकर मुसलमानों की, क्योंकि बात मुसलमानों पर हंगामा हो रहा है, तो आपकी जवाबदारी बनती है। हम देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के अंदर प्रावधान हो रहा है, कई हमारे हिंदू अधिकारियों के बीच में, हिंदू अधिकारी को भी 1-2 सदस्य को लाया जा रहा है निष्पक्ष नज़र रखने के लिए कि काम सही है गलत है, जो भी है, अब वो जांच का विषय है। लेकिन जब हर चीज़ में बदलाव हो सकता है, जनता के इतने बड़े बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, तो आपकी भी जवाबदारी बनती है कि इस तरह से सरकार को आप निवेदन दीजिए, सरकार से मांग कीजिए कि पूरे भारत के अंदर, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मराठवाड़े के अंदर स्कूलों को सेंटर बनाया जाए और 40-50 साल के जो टीसियाँ है वो टीसी को ही जो है तो इक्वल टू जन्म प्रमाण पत्र माना जाए, उसके अंदर कोई शंका नहीं की जाए। अगर आपको ऐसा लगता है, जैसे उदाहरण तौर पर अगर आपको ये लगता है कि ये टीसी में कोई बोगस डिग्री, मान लीजिए अगर मैं अधिकारी है, मेरे पास कोई टीसी है और मुझे लगता है यार टीसी बोगस तो नहीं है, एक उदाहरण तौर पर, तो मेरा काम है कि स्कूल से कांटेक्ट करके कि भाई आपके स्कूल की टीसी आपका नाम आ रहा है, ये इसका नाम विद्यार्थी का सही है कि गलत है, क्या है, इसकी हमको गोपनीय अहवाल भेजो। अहवाल मंगा लेने का, अगर अहवाल सही आता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आमतौर से पुराना कागज सड़ जाता है, फट जाता है, तो शक होता ही शेख साला है कि डुप्लीकेट तो नहीं होगा। तो आप अपने लेवल पर निपट लीजिए और जनता को राहत देने का काम कीजिए। तो ये आप काम कीजिए। और तमाम लोग अगर सरकार से, मैं तो कहूँगा कि अगर हो सके तो एक PL यानी जनहित याचिका कोर्ट में लगाइए। इसके अंदर जनता का भी फायदा है, सरकार का फायदा है, और जो अभियान और अभियान भी पूरा हो सकता है। तो आप अपनी तरफ से लड़िए, लोकशाही मार्ग से लड़िए। खाली कानून पास हो रहे हैं और आप चिल्ला पुकार कर रहे हैं, ये कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं। ये आपको सोचना पड़ेगा कि मंत्रालय में, लोकसभा में, विधानसभा में जो कानून बनाए जाते हैं तो बनाने वाले हमारे नेता लोग होते हैं, सरकारें होती हैं, और कानून को कैंसल करने वाले सरकारें होती हैं। ये आपको सोचने की ज़रूरत है। तो ये कब होगा, जब आप आवाज़ उठाएंगे, जब सरकार को ध्यान में बात में लेंगे, अपने परेशानियों को सामने रखेंगे, उसका सोल्यूशन सामने रखेंगे एक कानून की चौकट में रहकर, तो बहुत से रास्ते बनेंगे। कुछ कानून पास हो जा रहे हैं, आप रोड पे आ जा रहे हैं, आप इसको बुरा बोल रहे हैं, उसको बुरा बोल रहे हैं, ये कुछ वही कोई तर्क नहीं है। हमारे पास सरों की गिनती देखी जाती है। मैं आखिरी में ये कहूँगा कि हमारे पास लोकतंत्र है। हज़ारों लाखों लोग अगर लोग पुरअमन तरीके से शांति मार्ग से अगर रोड पे आते हैं, सरकार भी आपकी बात मानेगी कि सही बात है, ये कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं कि भाई जो टीसी पे आप नौकरी दे रहे, जो टीसी पे आप लोन दे रहे, जो टीसी पे बंदा जो है तो पासपोर्ट बना के अमेरिका दुबई घूम के आ जा रहा, या वहाँ पर जाके बस जा रहा, वहाँ अपने आप में फ़ख्र से बड़ा कि मैं भारत का नागरिक हूँ, वो पासपोर्ट के आधार पर, वो डॉक्यूमेंट के आधार पर, और यहाँ उसको आप जन्म प्रमाण पत्र नहीं मान रहे, ये कहाँ का तर्क है? ये कैसा, मतलब कैसी व्यवस्था है? तो ये इसके ऊपर सरकार से आपको बात करना पड़ेगी। अगर इस पर कानूनी अगर रास्ता निकलता है कोर्ट में जाने का, तो कोर्ट में जाना चाहिए। इसके ऊपर आप जितना कानूनी काम करेंगे, जितना सरकार से बात करेंगे, उतना बेहतर है। अगर आप आलोचना करेंगे, बुरा भला कहेंगे, सरकार को कोसेंगे, जातिवादी की बात करेंगे, वो तो मुसलमान दुश्मन सरकार है, वो तो बीजेपी ऐसी है वैसी है, ये ठीक बात नहीं। इससे और गलतफहमी बढ़ती है, राजनीति गर्म होती है, चुनाव भी चल रहे हैं, सरकार को पता है कि कोई खैर मसाला मिल गया
तो उसके बाद चुनाव हमारे पास ये देखते हैं, अगर 50 साल पीछे चले जाओ, कोई एक मुद्दा मिल गया, उससे बड़ा अजीब है हमारा भारत कि कोई जात का बात का अगर विवादित मुद्दा बन जाता है, वो चुनाव का अभियान का हिस्सा बन जाता है और उसके बाद चुनाव हो जाते हैं, सरकारें बन जाती हैं। जबकि होना ये चाहिए कि हमारे पास विकास की बात होना चाहिए, डेवलपमेंट की बात होना चाहिए, प्यार की बात होना चाहिए। उसके ऊपर तो नहीं होता है। कभी कोई मंदिर का मसला आ गया, दरगाह का मसला आ गया, होगा चुनाव। कोई हिंदू मुस्लिम का मसला आ गया, होगा चुनाव, बन गई सरकारें। अजीब है, बताइए। और हम कहते हैं हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, और हम कहते हैं हम चांद पे जाके आ गए, और ज़मीन पे हमारा इतना बुरा हाल है कि हम आपस में कपड़े फाड़ रहे हैं। जबकि हमें सबको मिलकर देश को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इस देश में गंगा जमुना तहजीब को बढ़ाने की ज़रूरत है। इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो हमें खुलेपन के साथ, खुले विचारों के साथ, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है। आज 2 सेकंड में मालूम पड़ रहा है कि अमेरिका में क्या चल रहा है। आज सरकार चाहे तो सैटेलाइट से ये मालूम करती है कि मेरा मकान कहाँ है, मैं मकान में अगर मेरी खिड़की खुली है तो मैं बैठा हुआ हूँ, ये तक दिखाई दे रहा है। इतनी टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई है, इतनी टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई है। उसका अगर हम यूज़ अगर सही ना कर पाए और मिसयूज़ करें, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये एक हमारे लिए एक शर्म की बात है। तो बहरहाल तमाम खास करके क्योंकि मसला मुसलमानों पे पूरा इर्द गिर्द घूम रहा है, इसलिए मुसलमानों की तंजीमी से जिम्मेदारी से मेरी गुजारिश है कि जैसा वक्फ बोर्ड की ज़मीन, मैं बड़े छिड़के कहता हूँ जब वक्फ बोर्ड का नाम आता है, जो अपने बाप को मिलना नहीं है, आज भी मिलना नहीं है, कल भी मिलना नहीं है, और क़यामत मर गए तो फिर तो बात ही खत्म होगी। फिर 2 गज की ज़मीन में जाना है, वहाँ कहे का दरवाज़ा, वहाँ कहे की खिड़की, वहाँ कहे की वक्फ बोर्ड, वहाँ तो सीधा जूते हैं। अच्छे हैं तो जन्नत है, नहीं तो जूते हैं। सीधी सीधी बात है। बोलने का मतलब ये है कि उसके वास्ते अब अभियान चला रहे, मस्जिदों में बात हो रही, प्रचार हो रहे, QR कोड निकल रहे, पर्चे बट रहे। तो ज़रा 1-2 लाख का मोर्चा ऐसा भी निकालो पुरअमन तरीके से। सरकार को बोलो कि भाई इसके अंदर थोड़ा प्रावधान करे कि स्कूल की TC जो पुराने जो लोग हैं उसको जन्म प्रमाण पत्र माना जाए, और नए इसके अंदर जो है तो पूरे ऐसा कोई कानून बने कि वो स्कूल से ही, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि कास्ट सर्टिफिकेट अभी भी पेपरों में आता है कि एक स्कूल को सेंटर बनाया जाता है, और स्कूल के मारिफत में जो है तो जाति प्रमाण पत्र की जो है तो ये रिपोर्ट जो है तो वहाँ जाती है, समाज कल्याण को जाती है, और वो रिपोर्ट के अनुसार जो है तो प्रमाण पत्र मिल जाता है। यानी कि स्कूल को कॉलेज की TC को प्राथमिकता जो है वो दे रहे, प्राथमिकता दे रहे, उसको सच मान रहे। तो उसको सेंटर बना दो ना, कि जहाँ पर जो स्कूल में बच्चा एडमिशन हुआ या जहाँ उन्हें 3 बार बदली करा, तो वो चाहे तो जो भी अपने मनपसंद, चाहे स्कूल या हाई स्कूल या कॉलेज को, वहाँ पर एप्लीकेशन दे। अब स्कूल की जवाबदारी है। मान लीजिए अगर मैंने उदाहरण दिया कि मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, अगर मैंने कॉलेज में एप्लीकेशन दिया कि साहब मुझे जन्म पत्र होना, तो कॉलेज की जिम्मेदारी बनना चाहिए, एक ऐसा कानून पास होना चाहिए कि कॉलेज ने ये देखना चाहिए कि हमारे बच्चे TC आई थी तो इन्हें कौन से स्कूल में पढ़ा था। मान लीजिए अगर इन्हें 30 स्कूल में पढ़ा था तो उन्होंने अपने स्तर पर जो है तो स्कूल की इन्फॉर्मेशन मंगाना चाहिए, और एक गोपनीय अहवाल बना के जो तो सरकार को ऑनलाइन भेजना चाहिए कि जो जहाँ से बच्चा पहले पढ़ के आया था, इसके डेट ऑफ बर्थ, इसकी स्पेलिंग, इसका नाम, इसका जो भी जानकारी है, ये रिकॉर्ड के अनुसार बरोबर आए। स्कूल ने जो है तो कॉलेज जो है तो उसको जो भी एक समय के अंदर 30 दिन बोलो, 60 दिन बोलो, 90 दिन बोलो के अंदर जन्म प्रमाण पत्र देना चाहिए, और उसके अंदर कोई ऐसा मेंशन करना चाहिए कि उस जन्म प्रमाण पत्र सरकार की तरफ से दिया ही माना जाना चाहिए, महानगर पालिका के द्वारा। लेकिन उसमें ये इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि इसका सेंटर कोड, जैसा हम एग्जाम देते हैं मैट्रिक का, 12वीं का, तो आता ना सेंटर नंबर आता है, देखो तो ऐसा उसका सेंटर नंबर, जन्म प्रमाण सेंटर नंबर, कौन सी कॉलेज का नाम है, मौलाना आज़ाद कॉलेज, उदाहरण तौर पर मौलाना आज़ाद कॉलेज, यशवंतराव कॉलेज, सेंटर का नाम देना चाहिए, ताकि वो रिकॉर्ड स्कूल के पास भी रहे, वो रिकॉर्ड महानगर पालिका भी रहे, और वही रिकॉर्ड ऑनलाइन जो है तो ऊपर भी हम भेजें। तो ऐसा कुछ करने की जरूरत है, और इस पर मेहनत करने की जरूरत है। इसमें हमें सरकार से बात करने की जरूरत है, अधिकारियों के सामने बात करने की जरूरत है। और ये जितना हम, और अगर मेरे बोलने में कुछ कमी रह रही होंगी, या अगर आपके जो सुनने वाले लोग हैं आपको लगता है कि इसमें ये बात भी हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, लोगों को राहत मिलेगी, और प्रशासन का जो एम है वो भी दूर होगा, वो सारी बात है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मेन है कि हम घुसपैठियों को पाक करना चाहते हैं तो पाक कीजिए, लेकिन यहाँ के लोग परेशान क्यों? अगर आपके दिमाग में कुछ और बात है तो उसको मेंशन करके सरकार से बात कीजिए। ये कब तक चलेंगे धंधे, ये कब तक कारोबार करेंगे कि छोटे मोटे जज्बाती बात के ऊपर सब लोग रोड पे आ रहे, निवेदन दे रहे, और जहाँ समाज की बात आ रही है, जहाँ की उनकी नागरिकता पे बात आ रही है, जिनके वजूद पे सवाल खड़े हो रहे हैं, और आप जो है तो फर्स्ट क्लास मस्त बैठे हैं और ये इंतजार कर रहे हैं कि भाई सरकार बदल जाएंगी, ये 4 दिन का ड्रामा है, ये है। ऐसा नहीं है साहब, जो कानून पास हो जाते हैं। और मुसलमानों को लेकर राजनीति क्या चल रही है, कैसे कैसे हालात चल रहे हैं, इसके ऊपर भी अगर आप खामोश बैठेंगे, इसके ऊपर भी सरकार से नुमाइंदगी नहीं करेंगे, हाथ पैर नहीं मारेंगे, एक जद्दोजहद नहीं करेंगे, और ये बोलते बैठेंगे कि किसका अकेले का बाप का हिंदुस्तान नहीं है, ये सबके बाप का है, सबकी माँ का है, सबके बेटों का है, ये चलने वाला नहीं है। जो कानून कैदी की बात है आपको उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ कानून अगर इस तरीके से पास होते हैं तो इससे राहत मिलेंगी और सरकार का भी इसमें फ़ायदा है,
तो आपको सरकार के ध्यान में बात लाना पड़ेगी और इसके आपको लोकशाही माध्यम से आपको अच्छे अंदाज से लड़ना पड़ेगा। सरकार के जैसे जरंगे पाटिल साहब ने जैसा बात को मनवाया इसका लड़ना पड़ेगा, क्योंकि गलत बात कुछ भी नहीं ना। आप कोई ऐसी मांग नहीं कर रहे कि भाई एक उदाहरण के तौर पर कि कोई बंदा कह रहा है कि मैं अनपढ़ हूँ, कुछ पास नहीं है, लेकिन मेरे को जन्म पद दे दिया जाए, ऐसा तो कोई बोल रहा नहीं है। भाई कुछ ना कोई आधार है और वो आधार सरकारी है। कोई स्कूल तो प्राइवेट रहता नहीं, घर का बना हुआ रहता नहीं, कोई आदमी मदारिस तो है नहीं वो। तो बोलने का मतलब क्या है कि जितने सेंटर स्कूल बने हुए हैं उसको सेंटर बना दिया जाए, और जितने अरबी मदारिस चल रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये चौथी बात है, हमारे जो प्रशासकीय अधिकारी है सरकारी, इसको भी आप अंडरलाइन कीजिएगा, कोट कीजिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है कि जहाँ पर हमारे अरबी मदारिस के अंदर बच्चे पढ़ते हैं तो उसको भी सेंटर बना दिया जाए, और उसको ऑनलाइन आप कनेक्ट कर लो कि आप इसका एडमिशन कौन से आधार पर आप हो रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन जो है तो हमको डाउनलोड करके हमको भेजो। अगर आपको पूरी हल्की फुल्की ऑनलाइन जाँच करके एक वहाँ से ग्रीन सिग्नल आ जाना कि भाई ठीक है, बराबर है, और वही अरबी मदरसे के द्वारा जो है तो वो बच्चे को जन्म प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। क्योंकि अक्सर ये होता है कि मदरसे में वो बच्चे पढ़ते हैं जिसकी माँ मर गई, बाप मर गया, बेचारे बचपन में मर गए, अब वो कैसा भी मतलब एडमिशन हो गया, तो हमको उसको भी संभालना है क्योंकि हमारा देश का भविष्य है। तो उसको वो अरबी मदरसे को सेंटर बना दिया जाए। प्रमाण पत्र तो सरकारी देगी, लेकिन सेंटर बना दिया, जैसे मैंने पहले कहा 12वीं का 10वीं का सेंटर, एक सेंटर कोड होता है, तो फला फला अरबी मदरसा कोड सेंटर, फला फला अरबी मदरसे का नाम, यहाँ से ये पारित हुआ, हो गया। तो इस तरह से हमारे जो तमाम जो हमारे सरकारी स्कूल है, मदरसे, कहने के हमारे नेटवर्क में रहेंगे, इनकी गतिविधियां हमारे नेटवर्क में रहेंगी, हम इनसे जुड़े हुए रहेंगे, और भी हम समय समय पे क्या परिवर्तन कर सकते हैं, क्या दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं देश हित में, समाज हित में, वो भी हम करने में कामयाब होंगे, और कहने के हमारा देश आगे बढ़ेगा। बहरहाल चंद बातें थी, ये आपके मैंने सामने रखा। एक अच्छे नागरिक के तौर पर जो मेरे मन में विचार थे वो मैंने प्रशासन के सामने रखा, सरकार के सामने रखा, और आखिरी में खास कर जाते जाते मैं मुसलमानों के तमाम जिम्मेदारों से बड़ा दर्दमंद अपील कर रहा हूँ कि ये जो सुझाव है यकीन मानिए बड़े बेहतरीन है। इसके ऊपर अगर आपने काम करे तो अगर आप नहीं सोचे अरे यार मामले छोटा मोटा यूट्यूबर है, ये हमको सिखा रहा है क्या, हमसे होशियार होगा क्या, हमारे पास तो ऐसे लोग हैं खाली बड़ों ने बोलना, बड़ों ने अगर अल्लाह ना माफ़ करे कुछ कम ज़्यादा बोल दिए, नहीं हमारे बड़े हैं ना बोले, और कोई बच्चे, हालांकि हमारे पास क्या है बुढ़े बड़े बोलते, अगर 10 साल का बच्चा अगर काम की बात भी कर रहा तो उसको ये मत देखो 10 साल का बच्चा है, ये देखो उन्हें काम की बात क्या कर रहा है उस पर गौर करो। हमारे पास सिस्टम नहीं है, बस हमारे बड़े ने बोल दिए, बड़े लीडर ने बोला, उसकी तरह भाग रहे भेड़ बकरे की तरह। अरे वो क्या बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं साहब, उसको भी सोचो ना, पढ़े लिखे का दौर है ना। बर यार इस पर गौर कीजिए, इस पर काम कीजिए, हज़ारों लाखों लोगों का फ़ायदा होगा। अगर आप बोलेंगे नहीं चलन दो, वो टाइम पे देखेंगे, सरकार बदल जाएंगी, अरे ऐसा थोड़ी है, अरे वैसा थोड़ी है, तो फिर अल्लाह ना करे फिर क्या हालात होंगे और कैसे कैसे बुरे हाल होंगे, वो तो अल्लाह ही जानने वाला है, वो तो अल्लाह ही समझने वाला है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। इसी बात से आपसे अलविदा होऊंगा। देखते रहिए आप अजनबी चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र,